और कैडेट्स के लिए प्रोत्साहन देंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी लेफ्टिनेंट कर्नल संजय पिल्लई ओआईसी शूटिंग टीम को कि वो मंच पर आए और टीम की तैयारी के अनुभव को संक्षेप में साझा करें। सबसे पहले मैं आपको कैंप का डिटेल्स बताऊंगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मैं थोड़ा तेजी से जाऊंगा। और जो मेन मुद्दा तो डीजी साहब ने बताया है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जिसमें हमें थोड़ी कमी हुई है, जिसको सुधारने पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं अगले साल, उसमें मैं ज़्यादा समय दूंगा। आपको डेजी दिख रहा होगा, मैं क्लियर दिख रहा होगा। हमारा ये जो कैंप है IDSSC, ये 4 से 15 जुलाई तक कंडक्ट किया गया था। इसका स्ट्रेंथ था 19 कैडेट्स थे हमारे। उनके साथ में हमारे 2 PI स्टाफ गए थे, 1 JCU और 1 इंस्टीट्यूट। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, सुबेदार मुश्ताक साहब एंड सुबेदार मुस्तफा जी का, जो थ्रू आउट पिछले 3 महीने से इन कैडेट्स के साथ में थे। इवेंट से पहले 5 प्रैक्टिस हुई थी इन बच्चों की। 5 प्रैक्टिस मतलब एक प्रैक्टिस 10 दिन का था, तो टोटल 50 दिन की प्रैक्टिस करके ये बच्चे इतना अच्छा उपलब्धि लेकर आए। ये मोटे तौर पे ये सामान खरीदे गए थे। हमारा जो बजट था वो 7 लाख था। वो 7 लाख में हमने सारी चीज़ें खरीदी थी। तो इस चीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसके बिना फायरिंग नहीं किया जा सकता, उसकी लिस्ट बनाने में हमें श्री CP गिरी जी ने, जिनका रेंज था, और लव जी ने हमें बताया। उसके हिसाब से हमने उसको प्रायोरिटाइज करके हमने वो सामान लिया। ये हमारी टीम है पूरी 19 की 19, जिसमें से 8 बच्चे मुजफ्फरपुर ग्रुप के थे, 2 बच्चे गया ग्रुप, 5 के 5, पटना ग्रुप के 4। ये था हमारा परफॉर्मेंस IDSSC में, जिसमें कि 16 इवेंट्स है टोटल। तो 4 से लेके 14 तक हुए। और इन 16 इवेंट्स में 14 में हमने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर प्राप्त किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि हमें अभी तक MQS भी कभी क्रॉस नहीं किया था। 2 मेडल थे हमारे, एक गोल्ड, एक ब्रॉन्ज, जो अंकिता ने, कैडेट अंकिता ने अर्जित किया। इसके अलावा 14 MQS, 16 ये सब सिर्फ इन 50 दिन की प्रैक्टिस। उससे पहले इन बच्चों को हथियार के बारे में नहीं पता था, जो आपने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में भी सुना था। ये मेन मुद्दा जो मैंने पिछले 50 दिन बच्चों के साथ में रहा हूँ, ब्रिगेडियर राजेश नेगी साहब जो कमांडर हैं मुजफ्फरपुर ग्रुप के, उनको मैं मिस कर रहा हूँ। उन्हीं की गाइडेंस में मैंने ये सब बनाया था। ये पॉइंट्स हमने चॉक आउट किया है। ये हमारे रिकमेंडेशन है, ताकि जो नेक्स्ट टीम जाएगी उसमें ये पूरी पॉइंट जो है अमल किया जाए। सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, जल्दी से शुरू करिए। 50 दिन बहुत कम है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु वहाँ पर जो प्रिपरेशन करने आई थी, वो जनवरी से प्रिपरेशन कर रही थी। हमारी प्रिपरेशन मिड मई में शुरू हुई है। 13 मई को हमारा प्रिपरेशन शुरू हुआ, और वो जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितना गैप था हमारे बच्चे और उनके बच्चों को। तो आइडियली हमको दिसंबर 2022 में हमारी टीम तैयार हो जानी चाहिए विद रिजर्व, 19 या 20 कैडेट। इनको लेके दिसंबर 22 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए अगले साल IDSSC 23 के लिए। और आखिरी 50 दिन हम लोग फुल किट के साथ फायरिंग करना चाहिए। फुल किट मतलब जो भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, जिसमें जैकेट था, ट्राउजर था, ग्लव्स थे, जूते थे, इनर्स थे। इन सभी किट के साथ में कम से कम 50 दिन फायरिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे बच्चों ने सिर्फ 10 दिन इसकी प्रैक्टिस करी। और एक बच्चे को एक वेपन अलॉट होना चाहिए, जबकि हमारे पास वेपन की कमी की वजह से बच्चे वेपन शेयर कर रहे थे। हर वेपन को फायर करने से पहले उसको जीरो करना पड़ता है, उसको दुरुस्त करना पड़ता है। हर फायरर का अलग तरीका होता है फायर करने का। तो हर बार क्या होता था, एक बच्चा उस वेपन को यूज कर रहा है, अपने लिए जीरो कर रहा है और फायर कर रहा है।
दूसरा बच्चा आता था, वो उसको फिर चेंज कर देता था उसके सेटिंग्स, और फिर अपने लिए फायर करता था। इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, हमें बड़ी दिक्कत होती थी बच्चे सेलेक्ट करने में। लेकिन अगर एक बच्चे के पास एक वेपन हो और वो उसके पास थ्रू आउट रहे 1 साल तक या 10 महीने की ट्रेनिंग तक, वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और जैसे हमने भी फेस किया था, एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन हो गए थे ये अग्निपथ अग्निवीर इशू के कारण, उसकी वजह से भी हमें कुछ लॉस हुआ जो मैं आगे कवर करूंगा। उसके लिए हमें रिजर्व कैटर करने चाहिए, जो हमने किया था, रिजर्व हमारे पास थे। ये थे कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस, यही चैलेंजेस थे हमारे लिए सबसे बड़ा। बच्चों में जोश बहुत था, कोचेस हमारे पास क्लास कोचेस है, नेशनल कोचेस है, इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। हमें कमी सिर्फ इस जगह पे थी, जो मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। हायरिंग ऑफ गुड कोचेस, नो डाउट इनसे बढ़िया कोच उनको नहीं मिल सकता, इनसे बढ़िया रेंज उनको नहीं मिल सकता, जो बिना किसी चार्जेस के इन्होंने उनको दिया। जबकि ये रेंजेस अगर हमने लेने तो मिनिमम 3 से 5,000 रुपये वो घंटों के हिसाब से लेते हैं। एडिक्वेट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर परचेस ऑफ लेटेस्ट वेपन्स। इम्पोर्टेड एमिनेशन, एमिनेशन लोकल भी होता है, हमारा फौजी वाला भी होता है, और एक इम्पोर्टेड भी होता है। इम्पोर्टेड में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। हमने पूरी ट्रेनिंग जो की थी वो हमारे ऑर्डिनेंस इशू जो फौजी वाला एमिनेशन उससे किया था, जिसका विंटेज बहुत पुराना है। एनसीसी में जो एमिनेशन आता है बहुत पुराना एमिनेशन आता है, तो उसका एक्यूरेसी इतना नहीं होता, वो 40-45 मीटर के बाद में जाके लेफ्ट राइट हो सकता है। जबकि इम्पोर्टेड एमिनेशन जो कि बहुत महंगा होता है, वो एक्यूरेटली जाके आपके टारगेट पे लगेगा। जर्मन वेपन्स, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने नए जर्मन वेपन्स लिए थे अपने लिए, जो हमारी डीप साइड फायरिंग थी, इसलिए उनका इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था उसमें। हमारे बच्चे पुराने 2007-2008 विंटेज वाले वेपन से फायर करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नया जर्मन वेपन्स की कॉस्ट लाखों में होती है, 2, 3, 5 लाख का एक वेपन होता है। इम्पोर्टेड एमिनेशन, एक एमिनेशन 25 रुपए का होता है। जो हम लोग यहाँ पर बच्चों से फायरिंग करा रहे थे, यहाँ का हमारा ऑर्डिनेंस इशू वेपन था, लेकिन ब्रिगेडियर नेवी के जोर देने के बाद में हमने इम्पोर्टेड एमिनेशन गिरी जी की सहायता से दिल्ली से मंगवाया, और इन बच्चों ने इम्पोर्टेड एमिनेशन से वहाँ पर फायर किया, जिसका फर्क पड़ा है हमारे रिजल्ट में। टारगेट पेपर आप देख सकते हैं, 6300 टारगेट पेपर हमने सिर्फ 50 दिन में खत्म किए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हम अगर 10 महीने ट्रेनिंग करें, 8 महीने ट्रेनिंग करें, तो कितना हमारे पे खर्चा होगा। एक टारगेट का कॉस्ट राउंड अबाउट 9 से 10 रुपए है, तो राउंड अबाउट 60-65 हज़ार रुपये सिर्फ आपका टारगेट पेपर का लगेगा ट्रेनिंग में। स्टेट ऑफ द आर्ट 50 मीटर रेंज जैसे हमको सिवान में उपलब्ध किया गया, ये बहुत जरूरी है। सिवान या सिवान जैसा कोई एरिया हमें उपलब्ध करवाया जाए, बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, जहाँ पर प्रैक्टिस कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्मली रेंज 3 से 5 हज़ार रुपये घंटों के हिसाब से लेते हैं एक दिन का। इसके अलावा एकोमोडेशन, मेसिंग, एक्स्ट्रा डाइट। मेसिंग जो हमारे स्टेट फंड के हिसाब से हमको 150 रुपये मिलता है एक बच्चे के लिए, जो कि बहुत कम है। अगर आप इस स्तर पे अगर प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं, 150 रुपये बहुत कम है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डाइट देना पड़ता है इनको, जो हम लोग सिर्फ नींबू पानी दे रहे थे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इनको दे के इनका माइंड जो है और शार्प किया जा सकता था, इनका कंसंट्रेशन और शार्प किया जा सकता था। गुड फायरिंग किट, जो फायरिंग किट हमने इनको उपलब्ध कराया वो मीडियोकर है, वन टाइम यूज वाला। नेक्स्ट टाइम ये लोग अगर उसको यूज करेंगे, इनको वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। जबकि जो अच्छा एक फायरिंग किट अगर ट्राउजर और जैकेट अगर इनर के साथ में लेना है, अराउंड अबाउट 1 लाख रुपए का आता है एक सेट। अगर 19 कैरेट है तो 19 लाख रुपए तो आपके जैकेट्स और ट्राउजर्स के हो गए। 19 कैरेट थे मेरे पास फंड क्रंच था, सिर्फ 16 बच्चों का मैंने ड्रेसेस सिलवाए, बाकी 3 के नहीं सिलवाए। और कब? मई में, जब मुझे पता भी नहीं था कि कौन से 16 बच्चे जाएंगे या कौन से 8 बच्चे जाएंगे फाइन पार्टी में। ये एक ब्लफ था जो हमने खेला कि हमको सिर्फ 16 बच्चों के नाम देने, बिकॉज नाम चेंज हो जाएगा, हर बच्चे का नाम अलग होता है। लेकिन हमने एक ब्लफ खेल के पहले 16 जो हमने ले लिए, जो हमारे पास 10-15 दिन का जो रिजल्ट था उसके हिसाब से हम पहले 16 रन ले लिए, बाकी 3 का हमने ड्रेस नहीं बनाया। ये फाइनेंशियल क्रंच था हमारे पास। ट्रेन रिजर्वेशन, वहां पर कैडेट्स बाय एयर आते हैं अपनी जगह से, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु बाय एयर आते हैं। हमारे यहाँ पर स्टेट फंड में ऑथराइज है 540 रुपए स्लीपर क्लास में। फिर भी हमने एडीजी साहब के बदौलत, उनके हेल्प की वजह से हमने बच्चों को 3 टायर में AC 3 टायर में भिजवाया। लेकिन मैं अगले मैच के अगले प्रिपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फ्लाइट नहीं भी होता है एटलीस्ट AC 2 टायर का इनको रिजर्वेशन करवाया जाए। ये मोटिवेशनल थिंग है, इससे बच्चा और अच्छा करेगा, उनको लगेगा कि मैं आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ।
उसके अलावा कोचेस कंसंट्रेशन एक्सरसाइज लाइक मेडिटेशन योगा, अभी यहाँ पर जो कोच हमारे जो कोचेस थे इन्होंने ही या बच्चों ने खुद ही यूट्यूब वगैरह देख के आपस में मेडिटेशन वगैरह करके योगा करके प्रैक्टिस किया है। मेडिटेशन और योगा का बहुत इंपॉर्टेंस है। इनकी जो फायरिंग है मैंने देखा है फौजी फायरिंग से बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत इमेंस कंसंट्रेशन मेडिटेशन की जरूरत है। उसके लिए कोच होना चाहिए हमारे पास अगले टूर्नामेंट के लिए। सिमिलरली अगर हो सके तो कोई डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे पास होना चाहिए जो इनको एक्चुअली में बता सके कि पूरी आलू और दाल खाने से नहीं, आपको ये स्टेबल डाइट खाना है, उबला खाना खाना तो उबला खाना खाना, उबला चिकन खाना तो उबला चिकन खाना। इसके अलावा सर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज जो मैंने देखा है, ये अग्निपथ का जो एजुकेशन हुआ था उसकी वजह से हमारे 2 बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था और ये दोनों पोटेंशियल विनर थे, मेडल विनर थे सर ये दोनों। इसकी वजह से ये जस्ट लास्ट जो हमारा कैंप था जो फुल किट में था उसमें ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए और ये लोग सीधा वहाँ पर कैंप में लॉन्च हुए और डायरेक्टली जाके उन्होंने नेक्स्ट डे पैर आज पहुंचे और कल जाके पैर। उसके बाद भी दे वर एबल टू अचीव द मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर, जिसकी वजह से हमारी टीम आज 3rd पोजीशन पर है। लेकिन अगर यही बच्चे जब यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाकर इन्होंने जब अपील की थी तो इनकी सुनवाई नहीं सुनी गई थी। उनको बताया गया था नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो सकता और ना ही तुम्हारा एग्जाम बाद में लिया जा सकता है। तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा अगर ये हो सके ऐसा कोई नेशनल लेवल पे इवेंट हो, कम से कम इन बच्चों का, ऐसे बच्चे जो आपके स्टेट के लिए जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए, इनके एग्जाम आप बाद में भी रख सकते हैं। और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ सर ये 2 मेडल हमने छोड़ दिए इन दोनों बच्ची की वजह से, वरना दोनों बच्ची भी मेडल लेके आते। इसके अलावा फाइनली सर कंटिन्यूअस असिस्टेंस ऑफ सेफ मशीनरी इज रिक्वायर्ड सर, वेदर मॉनिटरली वेदर वेल वाइज सर, इसके बिना हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। Yes, sir.